इस घटना की शुरुआत होती है जून 2009 में। अटलांटिक महासागर के ऊपर से अचानक प्लेन गायब हो जाता है। इस विमान में 228 यात्री और पायलट के साथ एयर होस्टेस सवार थे। रात के अंधेरे में उड़ान भरते हुए विमान रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है। सालों तक इस हादसे का सवालों का कोई जवाब नहीं मिलता। रियो डी जेनेरो ब्राजील से पेरिस जाने वाली रात की इस उड़ान ने लोगों के दिलों को दहला कर रख दिया। हादसे के सालों बाद भी कई सवाल जो अनसुलझे रहे, क्योंकि मलबा समुद्र की गहराइयों में दबा हुआ था। जब विमान मिला और ब्लैक बॉक्स की आखिरी मिनटों की जानकारी सामने आई तो जांचकर्ताओं के लिए यह चौंका देने वाला था कि हादसा यह कितना आसानी से टला जा सकता था। एक आदमी की गलती और पूरा विमान हादसे का शिकार हो गया। दिन था 21 मई 2009 और जगह थी रियो डी जेनेरो, ब्राजील की दक्षिणी तट पर स्थित यह मेगा सिटी। यह शहर हर तरह के यात्रियों के लिए बेहद ही लोकप्रिय जगह है। रियो का मुख्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया भर की कई एयरलाइनों द्वारा सर्विस दिया करता था। फ्रांस की राष्ट्रीय एयरलाइनर एयर फ्रांस रियो डी जेनेरो के पेरिस जाने वाली फ्लाइट 21 मई की रात उड़ान भरने वाली थी। इस सर्विस के लिए एयरबस A330 का इस्तेमाल किया जाने वाला था। एयरबस कंपनी ने A330 का मॉडल 1994 में लॉन्च किया था और तब से यह दुनिया के सबसे मशहूर और सबसे बड़ी हवाई जहाजों में से एक बन गया। एयरबस की फ्लाई बाय टेक्नोलॉजी के कारण कई पायलटों के अनुसार यह प्लेन लगभग खुद ही अपने से उड़ान भरने में सक्षम था। इस हद तक ऑटोमेशन होने की वजह और यहाँ तक 10 घंटे से ज्यादा फ्लाइट पर भी पायलट को सिर्फ कुछ मिनटों के लिए प्लेन को खुद से उड़ाने की जरूरत पड़ती थी। फ्लाइट के रूट से लेकर फ्यूल कैलकुलेशन फ्लाइट के कंप्यूटर में ही पहले से प्रोग्राम कर दिया जाता है। ये तो रही सारी प्लेन की खूबियां। अब इसके बाद लैंडिंग गियर ऊपर है और ऑटो पायलट चालू है और पायलट को लैंडिंग तक कंट्रोल वापस लेने की जरूरत नहीं है। 21 मई 2009 को एयर फ्रांस की फ्लाइट, जिसमें कुल 12 क्रू मेंबर शामिल थे, इस प्लेन में 228 लोग सवार थे। शाम के 7:29 हो चुके थे। फ्लाइट 447 ने रियो डी जेनेरो से उड़ान भरी, जो एक साधारण ट्रांस अटलांटिक क्रॉसिंग होनी चाहिए थी। उस शाम को प्लेन के उड़ाने वाले क्रू मेंबर में 58 वर्षीय मार्क डुबोइस शामिल थे, जो 11,000 फ्लाइट घंटों के अनुभव के साथ एक बहुत ही अनुभवी पायलट थे। लेकिन क्या अनुभव और तकनीकी सुरक्षा इस फ्लाइट को सुरक्षित लैंडिंग दिला सकी? मई 2009 तक कैप्टन मार्क डुबोइस A330 विमान को 2 सालों से उड़ा रहे थे और इसके साथ ही फर्स्ट ऑफिसर थे सेड्रिक बोनोइन, जिनकी उम्र 32 साल थी। उन्होंने 2004 में एयर फ्रांस ज्वाइन किया था और उन्हें पिछले साल ही A330 का फर्स्ट ऑफिसर बनाया गया था। इनके पास कुल 3,300 घंटे का फ्लाइट उड़ाने का अनुभव था, जो कि सबसे कम है। फ्लाइट क्रू का आखिरी सदस्य रिलीफ पायलट डेविड रॉबर्ट थे। वह टेक ऑफ के दौरान विमान नहीं उड़ा रहे थे, लेकिन लंबे उड़ान में पायलट डुबोइस की जगह लेने के लिए तैयार थे। उनकी योजना थी कि वे अपने विमान को पेरिस चार्ल्स डी गर्ल एयरपोर्ट पर सुबह 10 बजे के बाद लैंड करेंगे। यहाँ तक कुल उड़ान का समय 10 घंटे 30 मिनट होने वाला था। उस शाम एयर फ्रांस 447 का रूट इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन से होकर गुजरने वाला था, जो भूमध्य रेखा के पास पृथ्वी के चारों ओर फैला हुआ होता है। इस एरिया में अक्सर खतरनाक तूफानें उठती रहती हैं। 21 मई की रात से 1 जून 2009 की ओर बढ़ते हुए आसमान में घनघोर बादलों का संख्या बढ़ते जा रहे थे। हालांकि प्लेन की उड़ान की समय स्थिति सामान्य थी। क्यूमुलस बादल बहुत बड़े और ऊंचे होते हैं और इस क्षेत्र में वे इतने ऊंचे हो सकते हैं कि विमान उनके ऊपर से उड़ना संभव नहीं है। विमान में मौजूद वेदर रेडार के मदद से पायलट किसी भी संभावित तूफान का पता लगा सकते हैं। रात के 12:30 हो चुके थे। फ्लाइट 447 के क्रू मेंबर को इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन की मौसम की जानकारी मिली, जिसमें मौसम खराब होने की सूचना थी, जो इस समय के लिए सामान्य नहीं था। रात के 1:30 हो चुके थे। फ्लाइट 447 35,000 फुट की ऊंचाई पर सामान्य रूप से उड़ान भर रही थी। अब तक उड़ान पूरी तरह से सामान्य चल रही थी। यात्रियों ने भोजन के बाद रात की बाकी का उड़ान के लिए आराम करना शुरू कर दिया था और कई यात्री अब सो चुके थे। रात के 1:35 हो चुके थे। फ्लाइट के कॉकपिट में माहौल शांत था। ऑटो पायलट थ्रस्ट सामान्य रूप से चालू थे। नेविगेशन के अनुसार विमान अब दक्षिण अंटार्कटिक महासागर के ऊपर से गुजर रहा था और अब उसने इंटेल नेविगेशन एड को पार कर लिया। इंटेल अंटार्कटिक महासागर के पास कई अन्य तरह के नेविगेशन फीचर हैं, जिससे विमानों का लोकेशन पता चलता रहता है। कुछ समय बाद विमान एक रडार डेड जोन में प्रवेश करेगा, क्योंकि यह ब्राजील के स्थानीय रडार स्क्रीन से बाहर हो जाता है। विमान अब रडार पर ट्रैक नहीं किया जा सकेगा जब तक कि वे अफ्रीकी महाद्वीप के डाकर सेनेगल में एयर ट्रैफिक कंट्रोल के रेंज में न आ जाए। हालांकि फ्लाइट 447 अब रडार की स्क्रीन पर देखी नहीं जा सकेगी, फिर भी यह विमान जमीन से संचार कर सकता है। पहले से मौजूद रेडियो स्टेशन अंटार्कटिक के अलावा अन्य विमान की आपातकालीन स्थिति में संदेशों
को आगे बढ़ा सकता है। अब फ्लाइट 447 तेज हवा से गुजर रही थी, जिसकी तीव्रता कुछ मिनटों में बढ़ गई। कॉकपिट की कुछ लाइटें जलने लगी। उसके बाद पायलटों ने कुछ महसूस किया कि वे एक तूफान वाले बादल में प्रवेश कर चुके हैं। उस रात सेंट एल्मो की आग के नाम से जाने वाले तूफान भी देखी गई थी, जो विमान की सतहों जैसे विंड स्क्रीन पे दिखाई देती है, और इसे प्लेन के पंखों पर भी देखा जा सकता था। यह कई कारणों से हो सकता है, लेकिन विमान के लिए यह खतरनाक नहीं माना जाता है। रात के 2 बजे के बाद तीनों पायलटों ने एक साथ फ्लाइट डेक पर एक जांच की, और उस समय विमान की ऊंचाई नहीं बढ़ाई जा सकती थी, क्योंकि विमान के ऊपरी हिस्से में तापमान गिर रहा था। रात के 2 बजे के बाद तीनों पायलटों के साथ फ्लाइट डेक पर जांच की गई, जिसके बाद पायलट डुबोइस रेस्टिंग एरिया में चले गए। इस जांच में बताया गया कि इस एरिया के आसपास अशांति का माहौल है, और उस समय विमान की ऊंचाई नहीं बढ़ाई जा सकती थी, क्योंकि विमान के ऊपर तापमान गिर रहा था। यह भी बताया गया कि वे कोई एयर ट्रैफिक कंट्रोल में नहीं है। इसके बाद पायलट डुबोइस ने मेन पायलट बेनिन को विमान उड़ाने के लिए जिम्मेदारी सौंपी, जो क्रू का सबसे कम अनुभवी सदस्य था। कप्तान मार्क डुबोइस अपनी पोस्ट छोड़कर आराम करने चले गए, और विमान उड़ाने की जिम्मेदारी पहला ऑफिसर सेंड्रिक बेनिन के पास थी। रात के 2:08 पर पायलटों ने ऑटो पायलट हेड और सिलेक्शन और सक्रिय किया, ताकि और अधिक तूफान से बचने के लिए विमान को बाईं ओर मोड़ दिया जाए। हालांकि मौसम धीरे धीरे और खराब हो रहा था। बाहर का तापमान -40 डिग्री सेल्सियस था। विमान की विंड स्क्रीन पर बर्फ के ओले और टकराने की आवाज सुनाई दे रही थी। बाहरी हवा की बर्फ जमने की स्थिति में विमान के इतनी कम टेम्परेचर के कारण पिटोट ट्यूब जम गया। ये डिवाइस के कारण ही प्लेन का स्पीड समझ में आता है। इसके बाद पायलटों को अस्थायी रूप से गलत स्पीड की रीडिंग मिल रही थी। प्लेन की स्पीड में बड़े उतार चढ़ाव के कारण रात के 2:10 पर ऑटो पायलट ने काम करना बंद कर दिया, और विमान का नियंत्रण ऑटो पायलट से पायलट के हाथ में हो चुका था। पिटोट ट्यूब प्लेन की गलत स्पीड की रीडिंग दे रही थी, लेकिन समस्या जल्द ही ठीक हो गई। विमान में कोई अन्य तकनीकी खराबी नहीं थी। अब पायलटों की जिम्मेदारी थी विमान की स्पीड को कांस्टेंट रखना, जिसे मैनुअल फ्लाइट कंट्रोल पे आसानी से किया जा सकता था, जब तक कि विमान तूफान के क्षेत्र से बाहर ना निकल जाए और विमान की स्पीड रीडिंग सामान्य ना हो जाए, ताकि ऑटो पायलट को फिर से सक्रिय किया जा सके। लेकिन इसके बाद जो हुआ, विमान को गंभीर खतरे में डाल दिया। किसी अनजान कारण से पहले अधिकारी और पायलट सेंड्रिक बेनिन दोनों ने अपने साइड सिस्टम को खींचा, जिस कारण से 10 डिग्री तक पिच कम हो जाती है। लेकिन अभी भी विमान 4000 फीट प्रति घंटे के ऊपर दर से जा रहा था। इसके कारण से प्लेन के ऊपरी हिस्से में और टेम्परेचर नीचे जाने लगा। टेम्परेचर माइनस में होने के कारण प्लेन के थ्रस्टर ने काम करना बंद कर दिया, और इसके वजह से प्लेन ने अपना नियंत्रण खो दिया। इसके बाद ही प्लेन नीचे की सतह की ओर तेजी से आने लगा, और देखते ही देखते प्लेन बीच महासागर में जाके क्रैश हो गया, और प्लेन में सवार क्रू मेंबर सहित पैसेंजर सारे लोग मौत के मुंह में समा गए। इसके बाद प्लेन से कोई बातचीत न होने के कारण सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन जारी किया गया। कई महीनों तक लगातार सर्च ऑपरेशन चलते रहे, लेकिन इसके बावजूद भी प्लेन का कोई भी सुराग ना मिला। सारे इन्वेस्टिगेटर दंग रह गए, आखिर प्लेन गया तो गया कहाँ। दोस्तों, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। पार्ट 2 के लिए कमेंट करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों।